हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक बात करेंगे अवकलन। अवकलन के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि अवकलन कैसे होता है, अवकलन क्या चीज़ है। कुछ बच्चे ने कहा कि अवकलन क्या चीज़ होता है, अवकलन का मतलब क्या होता है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अवकलन क्या होता है। देखते हैं कि मैं हमारा अवकलन पढ़ा है। अब देखते हैं कि अवकलन क्या चीज़ है। अवकलन का मतलब यह होता है कि किसी चीज़ का, जैसे कोई मान लो ये एक वर्ग है, इसको जब इसका हम अवकलन करेंगे तो अभी बड़ा इससे छोटा हो जाएगा। अवकलन का मतलब हुआ किसी बड़ी चीज़ को जब हम अवकलन करते हैं तब छोटा होता है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि बड़ी चीज़ को जब छोटा करते हैं तब हम अवकलन करते हैं। अवकलन का मतलब ये हुआ। अब बात करते हैं कि अवकलन का मतलब क्या होता है। कि अवकलन का मतलब तो समझ गए कि अवकलन कोई चीज़ का, जैसे ये बड़ा है, इसका जब अवकलन करेंगे तो छोटा हो जाता है। इसका मतलब बड़े चीज़ से छोटे में जब बदलते हैं तब हमें अवकलन करना पड़ता है। अब देखते हैं कि अवकलन का मतलब क्या होता है, कि अवकलन कैसे किया जाता है किसी का। मान लेते हैं कि अवकलन। अब ध्यान से देखिए कि अवकलन को कितने तरीकों से दर्शाया जा सकता है। अवकलन को कितने तरीकों से दर्शाया जा सकता है। जैसे हमें किससे दर्शाते हैं, ज्ञानेंद्र से। हमें किससे दर्शाते हैं, ज्ञानेंद्र से। इसको किससे दर्शाते हैं, व्हाइट बोर्ड से। तो अवकलन को किससे दर्शाया जा सकता है। अवकलन को नंबर 1 पर इससे दर्शाया जा सकता है। दूसरे पर d/dx से दर्शा सकते हैं। d/dx से दर्शा सकते हैं। अब देखिए, इतना ध्यान में रखो कि d/dx तो है, लेकिन ये x जो है यहाँ पर चर संख्या होना चाहिए। यहाँ पर चर संख्या होना चाहिए, या थीटा होना चाहिए, या अल्फा होना चाहिए, या बीटा होना चाहिए, या गामा होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। तब समझ जाएंगे कि ये अवकलन करने का नियम है। अब आगे तीसरे नंबर पर देखते हैं कि तीसरा क्या होता है दर्शाने का। जैसे फंक्शन में दिया होता है, अवकलन फंक्शन में जब दिया होता है तब लिखते हैं f फंक्शन x। अब इसको अवकलन में दर्शाने के लिए हम इस पर डैश लगा देते हैं। ये फंक्शन डैश x, इसका मतलब हुआ कि अवकलन करना है, और इसका मतलब भी अवकलन करना है, और इसका मतलब भी अवकलन करना है, और इसका भी मतलब अवकलन करना है। हम अवकलन को 3 तरीके से दर्शा सकते हैं। कि अवकलन कितने तरीकों से दर्शाया जा सकता है, 3 तरीकों से। जैसे कहीं पर हमें अवकलन लिखना हो तब अवकलन ना लिखकर हम इसको लिख सकते हैं। इसको ना लिखना हो आप तो इसको लिख सकते हैं। इसको नहीं लिखना है तो इसको भी लिख सकते हैं। ठीक। अब देखते हैं कि अवकलन कैसे किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि अवकलन कैसे किया जाता है। अब ध्यान से देखते रहिए कि अवकलन कैसे किया जाता है। अवकलन देखते रहिए। अब चर संख्या। अब हेडिंग डालते हैं चर संख्या। चर संख्या क्या होता है, चर संख्या क्या होता है आप बताइए। पता है? हम बताते हैं, हम बताने के लिए आए ना कि चर संख्या क्या होता है। चर संख्या a से लेके z तक होता है। इसका मतलब a से लेके z तक ये चर संख्या होते हैं। लेकिन ये क्यों चर संख्या? आज के बच्चे यही तो गलत करते हैं। जैसे हम बता दें कि ये लाइट है
तो लाइट तो है, लेकिन कैसे ये लाइट है, क्यों लाइट है? ये चर संख्या तो क्यों चर संख्या है ना, ये क्यों चर संख्या, क्या और कुछ नहीं हो सकता? इसलिए पूछना चाहिए बच्चों को कि क्वेश्चन करना चाहिए कि ये क्यों चर संख्या होते हैं, क्यों अचर संख्या नहीं होते। अब हम बताते हैं कि ये चर संख्या क्यों होते हैं। चर संख्या ये इसलिए होते हैं कि इनका मान हमेशा बदलता रहता है, इनका मान हमेशा बदलता रहता है, इनका मान हमेशा बदलता रहता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये ए यहाँ पर है तो यहाँ से उठकर ये ए यहाँ पर चला जाता है। इसका मतलब समझ गए ना, जैसे एक गाड़ी यहाँ पर है, ये गाड़ी चलते चलते यहाँ पर पहुँच जाएगी, तो ये चर संख्या कहलाते हैं। अब देखते हैं कि चर संख्या क्यों हुआ ये, अब समझ में। अब देखिए, जैसे y बराबर x है, y बराबर x दिया गया। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4। अब देखिए, हमें y बराबर x दिया गया, ये चाहे y बराबर x कहो या x बराबर y कहो। अब हमें एक चर के फंक्शन में इसको बनाना है, एक चर के फंक्शन में इसको हमें बनाना है। अब देखिए, हम y का मान चाहे रख दें या x का मान रख दें, इसका मतलब हम y के स्थान पर चाहे x को रख दें और चाहे x के स्थान पर हम y को रख दें, तो एक चर के पद में बदल जाए। इसका मतलब एक पद ये चर हो जाएगा, एक पद ये चर समीकरण, जिसमें एक चर होता तो उसको एक पद ये चर समीकरण कहते हैं। अब देखिए, इसको हम चेंज करते हैं, ये 4x स्क्वायर प्लस हम x में चेंज करते हैं, तो y के स्थान पर हम x रख सकते हैं ना, तो 2y के स्थान पर हम x रख सकते हैं और गुणे y के स्थान पर x प्लस 4। तो इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि y के स्थान पर देखिए, ये जो x था यहाँ से चलकर यहाँ आ गया। समझ में आई बात, ये x यहाँ से चलकर यहाँ पर आया, इसलिए ये चर संख्या होता है। अब देखते हैं कि चर संख्या का अवकलन कैसे किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि चर संख्या का अवकलन कैसे किया जाता है। अब ध्यान से देखते रहिए। चर संख्या तो पता चल गई कि चर संख्या क्या होता है। अब देखते हैं कि चर संख्या क्या होता है। ये आप पता होगा कि चर संख्या क्या होता है। अब देखेंगे कि चर संख्या का अवकलन कैसे करते हैं। अब ध्यान से देखिए एक बार, a से लेके z तक ये चर संख्या हुआ। अब ध्यान से देखिए, किसी चर संख्या का अवकलन, किसी चर संख्या का अवकलन हम लिख देते हैं a से लेके z, किसी चर संख्या का अवकलन, a से लेके z तक किसी चर संख्या का अवकलन हो तो क्या होगा। अब देखिए, a से z तक का अवकलन करना है, तो अब ध्यान से देखिए, जैसे हमें a का अवकलन करना है। अब देखिए, जब a का अवकलन करेंगे तो किसके सापेक्ष होता है। अवकलन में ये ध्यान में रखना, किसी चीज़ का अवकलन करने के लिए किसी चीज़ के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। सापेक्ष का मतलब साथ में होता है। जैसे हमें कहीं पर जाना हो तो हम किसी को साथ में लेके जाते हैं। तो देखिए, हमें जैसे जाना है घर, हमें घर जाना है, हमारे पास 5 कुंटल अनाज है, हम जाएंगे अकेले घर तो 5 कुंटल अनाज साथ में नहीं ले जा सकते। इसलिए किसी को साथ में जब ले जाएंगे
तो 2.5 कुंटल ले जाएंगे ना, तो इसका मतलब कि अवकलन का मतलब क्या हो रहा है कि 5 कुंटल से आधा हो गया। अभी हमने क्या बताया था कि बड़ी चीज़ से जब छोटा करते हैं तब अवकलन होता है। समझ में आई? अब वही चीज़ देखते हैं कि ए का अवकलन करना है x के सापेक्ष। हम बता रहे हैं कि ए का अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो ए का अवकलन x के सापेक्ष जब करते हैं, ये x है, ए का अवकलन x के सापेक्ष, तब अवकलन 0 होता है। क्यों? क्योंकि किसी चर का अवकलन किसी अन्य चर के सापेक्ष, जैसे हमको कहीं पर जाना हो और किसी दूसरे के साथ में जब जाते हैं तब छोटा हो जाता है, तो पता ही है। तो वैसे ही ए का अवकलन जब किसी चर का अवकलन किसी अन्य चर के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तब अवकलन 0 होता है। समझ में आई? जैसे y का अवकलन जब x के सापेक्ष करते हैं तब यहाँ पर अवकलन 0 नहीं होता। क्यों? y का अवकलन क्यों 0 नहीं होता? y का अवकलन इसलिए 0 नहीं होता क्योंकि कहीं पर हम जाते हैं या कहीं से आते हैं तो यार दोस्त को लेके लाते हैं। दोस्त को जब साथ में लेके आते हैं तब हम उनको साथ में लेके आते हैं, लेकिन एसी रूम में उनको नहीं बैठाते हैं। उनको हम एक बरामदा होता है या किसी दूसरे रूम में बैठा देते हैं। तब इसीलिए वहाँ का लाते तो हैं साथ में, लेकिन बैठाते कहाँ पर? अलग। इसलिए उसका अवकलन 0 नहीं हुआ। तो y का अवकलन x के सापेक्ष होता है तो dy बटे dx होता है। अब इसको मिटाते हैं, आगे ऊपर देखते हैं क्योंकि नीचे लिखने के लिए जगह नहीं है। अब अभी क्या समझाया आपको? y का अवकलन जब x के सापेक्ष करते हैं तो dy बटे dx होता है। अब ध्यान से देखिए, किसी चर का अवकलन स्वयं की जब किसी चर का अवकलन किसी अन्य चर के सापेक्ष अवकलन करते हैं तब अवकलन 0 होता है, लेकिन सिर्फ y को छोड़कर सभी का अवकलन 0 होगा, लेकिन y को छोड़ना है। y का अवकलन dy बाई dx ही होगा। ठीक। अब जैसे z का अवकलन करना x के सापेक्ष तब अवकलन 0 होगा। a का अवकलन करना y के सापेक्ष तब अवकलन 0 होगा। अब b का d का अवकलन करना है x के सापेक्ष तब अवकलन 0 होता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं कि देखिए अवकलन का मतलब, जैसे ये d लिखा है और ये भी d लिखा है। अब ध्यान से देखिए, जैसे लिखा है a का अवकलन करना है x के सापेक्ष, ये d और ये भी d, जिसका अवकलन करते हैं उनको ऊपर लिखते हैं। जिसका अवकलन करते हैं उनको ऊपर लिखते हैं और जिसके सापेक्ष किया जाता है उनको नीचे लिखते हैं। अब इसी को हम और क्या लिख सकते हैं? d बटे dx और a। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तब इसका मतलब ये होता है d बटे dx का मतलब हुआ, d बटे d का मतलब होता कि अवकलन करना है। अब किसके सापेक्ष? x के, और किसका करना है? a का। बात समझ में आई? तो d बटे dx का मतलब होता है कि आगे वाले संख्या का अवकलन करना। d बटे dx के आगे क्या है? a। जैसे ये लिखा d बटे dx, आगे लिखा है 5x², तब इसका अवकलन करना है ना, तो इसका अवकलन होगा। अब इसी के स्थान पर जैसे d बटे dx का मतलब ये हुआ कि आगे वाले संख्या का अवकलन करना। बाई चांस ऐसे क्वेश्चन में मिल जाए 5x² d बटे dx
एक्स स्क्वायर। तो बच्चे क्या करते हो रे, इधर आया तो इसका भी ये अवकलन कर देते हैं। गलत। क्यों? क्योंकि डी बटे डी एक्स का मतलब क्या हुआ कि आगे वाले संख्या का अवकलन करना है, आगे वाले संख्या का इसका अवकलन करना है, ना कि इसका अवकलन नहीं करते। क्यों? क्योंकि डी बटे डी एक्स का मतलब हो रहा है कि आगे वाले संख्या का अवकलन करना है, पीछे वाले संख्या का अवकलन नहीं कर सकते हम। जब कहेगा कि यहाँ से लिखा है कि अवकलन कीजिए, तब हम इसका अवकलन करेंगे। इतना ध्यान में समझ में आई बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता चल गया कि अवकलन क्या होता है, किसके सापेक्ष। अब ध्यान से देखिए कि ज़्यादातर अवकलन किसके सापेक्ष किया जा सकता है। नंबर 1 x, फिर है थीटा, फिर है t, फिर है a, फिर है y, और क्या होता है b। ये इतने संख्या होते हैं, इन्हीं के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं और इन्हीं का अवकलन होता भी है। इनके सापेक्ष करते हैं और इन्हीं का अवकलन होता है, और किसी अन्य चर संख्या का अवकलन हो सकता है, ये भी नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है, आ सकता है पेपर में। ठीक, अब देखते हैं कि कैसे हम अवकलन करते हैं। अब ध्यान से देखते रहिए। आज हम अवकलन पढ़ा रहे थे। अवकलन में हम पढ़ाएंगे टेबलेट। टेबलेट का मतलब क्या हुआ? टेबलेट आप लोग जानते हैं, कहीं दुकान पर मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो कहते हैं कि भाई एक टेबलेट दे दीजिए, तो वो पूछते कौन सा टेबलेट। क्यों? क्योंकि टेबलेट कई प्रकार के टेबलेट आते हैं ना, कई प्रकार के टेबलेट आते हैं। आज वही टेबलेट के बारे में हम बात करेंगे कि अब ध्यान से देखिए कि हाँ, चर संख्या हो गया। अब देखिए टेबलेट के बारे में कि टेबलेट बारे में क्या होता है। अब ध्यान से देखिए टेबलेट क्या होता है। टेबलेट का मतलब हमने ये समझाया आपको अभी। कहीं पर भी आप जाओगे मेडिकल स्टोर पर तो कहोगे अंकल जी टेबलेट दे दीजिए, तो वो कई प्रकार के टेबलेट होते हैं। वो पूछेंगे कौन सा टेबलेट चाहिए, तो हमें टेबलेट नंबर 1 पर चाहिए। कौन सा टेबलेट? नंबर 1 पर टेबलेट चाहिए चर संख्या। नंबर 1 पर टेबलेट हमें चाहिए चर संख्या। हम कहेंगे अंकल जी टेबलेट दे दीजिए, तो वो पूछेंगे कौन सा, तो हम कहेंगे कि चर संख्या। और चर संख्या होता है ए से लेके जेड तक। अब हम अवकलन करेंगे कि चर संख्या का, जैसे लिखा है ए का अवकलन कीजिए। ठीक, ये है ए का अवकलन कीजिए, तब इसको हम y के बराबर में मानेंगे, y बराबर a। अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों में d बटे डी एक्स ज्ञात करने पर, इतना लिखना पड़ेगा। बोर्ड परीक्षा में आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो एग्जामर नंबर काट सकता है। तो दोनों पक्षों में d बटे डी एक्स ज्ञात करने पर, अभी हम आपको बताए थे कि d बटे डी एक्स का मतलब चाहे आप इसको लिखो, चाहे आप यहीं पर इसको लिख दीजिए अवकलन, और चाहे ऐसे आप दर्शा दीजिए, तीनों एक ही बात होता है। चाहे d बटे डी एक्स लिख दो यहाँ पर, चाहे अवकलन ज्ञात करें लिख दीजिए, या f डैश एक्स ज्ञात करने पर ये लिख सकते हैं। चाहे ये लिखो चाहे ये चाहिए, हम इसको लिखे हैं। अब अवकलन करें, क्या लिखें? दोनों पक्षों में d बटे डी एक्स ज्ञात करने पर। अब दोनों पक्षों में d बटे डी एक्स ज्ञात करने का मतलब ये हुआ d बटे d का मतलब हुआ अवकलन करना है। और किसका अवकलन करना है? a का और y का, और किसके सापेक्ष? x के। बात समझ में? अब अवकलन करेंगे, y का अवकलन होगा dy बटे dx, ये बराबर बराबर के नीचे बराबर। अब देखेंगे a का अवकलन। अभी हम आपको समझाए कि a का अवकलन किसी अन्य चर के अवकलन के साथ जब करते हैं तो अवकलन 0 होता, तब a का अवकलन 0। यही आपका आंसर।
ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आई? ऐसे ही चाहे जितनी चर संख्या सिंगल में आ जाए, सिंगल का मतलब सिंगल में हो, किसी के साथ में ना हो, जैसे ax के साथ में ना हो, किसी के साथ में, चर के साथ में चर नहीं होना चाहिए, तब अवकलन 0 होता है। बात समझ में आई? अब देखते हैं किसी के साथ में आ जाए तब अवकलन क्या होता है। अब देखिए किसी के साथ में, जैसे क्वेश्चन है y बराबर ax, y बराबर ax दिया गया, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे कि दोनों पक्षों में d/dx ज्ञात करने पर, d/dx ज्ञात करने पर। अब ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों में ज्ञात करना, तो y का अवकलन x के सापेक्ष जब करेंगे तो dy/dx होता है। अब बराबर नीचे बराबर। अब ध्यान से देखिए, अरे अब तो ये ax आ गया, अब इसका अवकलन कैसे करें? हमें तो पता ही नहीं है कि इसका अवकलन कैसे करें। अब ध्यान से देखिए कि इसका अवकलन कैसे करना है, अब हम बताते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे a का और x है, ax है ना, ax है, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे? अब ध्यान से देखिए कि इसका अवकलन कैसे होता है, इसका अवकलन कैसे होता है, कैसे होता है। अब ध्यान से देखिए, इसका अवकलन करना है। अब ध्यान देखिए, जैसे अभी हम आपको बताएं x का अवकलन किसी अन्य चर के सापेक्ष सिंगल में हो तब अवकलन 0 होता है। वैसे ही ax का अवकलन करना है, तो अब देखिए x का अवकलन तो करना ही है। अब देखिए इसके साथ डबल आ गए, a भी है x भी, और अब तो यहाँ कैसे अवकलन करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका अवकलन इसके बीच में गुणांक में होता है। a को बाहर करेंगे, इसको लिखेंगे d/dx, इसका मतलब समझ पाए, d/dx, a बाहर और d/dx, x का अवकलन करना है बस। तो इसका मतलब ये हो रहा है, जैसे हम किसी को साथ में लेके घर आते हैं तो उनको क्या हम घर से बाहर थोड़ा बैठाते हैं, उनको घर से बाहर थोड़ा निकाल देते हैं, उनको घर के अंदर ही तो रखते हैं। तो वैसे ही इनको ये एसी के रूम में बैठे और ये एक बरामदा है, ये बरामदा में बैठे, लेकिन इनको घर से बाहर थोड़ा निकाल सकते हैं। वैसे ये 2 बच्चे थे, एक बच्चा ए है, दूसरा बच्चा एक्स है, दोनों बच्चा घर गया, लेकिन जो घर है इनका था, लेकिन एक्स का घर था, ए को साथ में लेके गया, तो एक्स तो एसी के रूम में बैठेगा, लेकिन ए को एसी रूम में नहीं बैठाएगा। क्यों? क्योंकि जो ए है हो सकता है गंदा हो, कपड़े अच्छे ना पहने हो, कपड़े फटे पहने हो, कपड़े धूल लगी हो, तो कुछ भी हो सकता है ना, तो उनको एसी के रूम में वो नहीं बैठाएंगे, तो इसलिए उनको बाहर एक रूम में, दूसरे रूम में बैठाते हैं। तो वही हम दूसरे रूम में बैठा दिए, तब इसका अवकलन करेंगे। तो ए और d/dx का मतलब क्या होता है कि इसका, अब ध्यान से देखिए, इसको भी हम नहीं बताए थे, अब बता देते हैं इसी में पहले कि देखिए, किसी चर का अवकलन किसी अन्य चर के सापेक्ष करते हैं तब 0 होता है, लेकिन किसी चर का स्वयं चर के सापेक्ष, जैसे x का अवकलन करना x के सापेक्ष तब 1 होता है, y का अवकलन करना y के सापेक्ष तब 1 होता है, z का अवकलन z के सापेक्ष करते तब 1 होता है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि किसी चर का अवकलन स्वयं चर के सापेक्ष करते हैं। स्वयं, इसका मतलब हम किसी का अवकलन करेंगे तो स्वयं के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे
तब अवकलन 1 होगा। हर कंडीशन में चाहे जो संख्या आ जाए, लेकिन चर संख्या होना चाहिए, चर संख्या होना चाहिए तो उसका अवकलन 1 होता। लेकिन स्वयं के सापेक्ष, जैसे a का अवकलन a के सापेक्ष करेंगे तब अवकलन 1 होगा। वही चीज़ हम यहाँ पर अभी बता रहे थे कि इसका अवकलन ये और d/dx, जब इसका अवकलन करेंगे तो x है और किसके सापेक्ष करना है, x के। जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तब अवकलन 1 होता है और a एक कम a, तब इसका आंसर क्या आया, dy/dx बराबर a। ये आपका आंसर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, dy/dx नहीं लिखते, वो सिर्फ a लिख देते हैं, तब उनका नंबर एग्जामर काट लेगा। क्यों? क्योंकि अवकलन में dy/dx के रूप में दर्शाते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए, जब अवकलन हम स्वयं के सापेक्ष अवकलन करते हैं तब अवकलन 1 कैसे होता है। जैसे x का अवकलन करना है, लिख रहे हैं ये x d/dx और x का अवकलन करना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला लगाया जाता है, जो फार्मूला होता है x की n बराबर n, x की n बराबर n, x की n-1। समझ में आई बात? अब ध्यान से देखिए, ये चर है तो इसकी पावर 1 होता है कि नहीं होता है। अब ध्यान से देखिए, किसी चर का पावर हमेशा 1 होता है। किसी चर का, चाहे जो चर संख्या में हो, उनका पावर 1 होता है। जैसे हमारा पावर 1 है, 1 पावर है हमारा, तो वैसे ही x का पावर 1 होता है। अब ध्यान से देखिए, 1 और x की n, ये इन दोनों का ध्यान से देखिए कि ये दोनों एक तरह दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। एक तरह से दिखाई दे रहे हैं तो उसी के माध्यम से हम करेंगे। तो करेंगे कि x का अवकलन करना है तो y मानेंगे और x लिख देंगे कि दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। अब dy/dx बराबर, अब इसका अवकलन करना है तो इस फार्मूला में रखेंगे n, तो n और n है तो n, x की n-1। अब ध्यान देखिए, ये n और ये भी n तो है, और n के स्थान पर क्या था, तब 1 और ये x, तब ये x, फिर n, इसकी पावर n तो n-1 घटा देंगे। dy/dx 1 गुणे x की पावर 1 से गया 0। अब एक बात बताइए, किसी चर संख्या की पावर 0, किसी चर संख्या, कोई भी चर संख्या हो सकती है, उसका पावर 0 होता है। जैसे y की पावर 0, z की पावर 0, x की पावर 0 और a की पावर 0 हो, तब इसका मान क्या होता है। किसी चर संख्या की पावर 0 होता है तब मान 1 होता है, मान 1 होता है, मान 1 होता है, मान 1 होता। वैसे ही यहाँ पर dy/dx बराबर x की पावर 0 का मान 1 होता है और 1 गुणे 1 बराबर 1, हम यहीं पर लिख देते हैं 1। ये आपका आंसर आया, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है, इसीलिए x के अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है। बात समझ में आई? अब बाहर से अब ध्यान देखिए कि अभी हमने क्या बताया, किसी का अवकलन किसी के साथ में जब हो तब अवकलन जब करते हैं तब अवकलन 0 नहीं होता। जैसे ax का अवकलन अभी हमने किया था तब 0 नहीं हुआ था। ठीक, तो अब कल हम टॉपिक बात करेंगे अचर संख्या की, अचर संख्या की अवकलन कैसे किया जाता है। ठीक, तो कल हम टॉपिक बात करेंगे कि अचर संख्या का अवकलन कैसे किया जाता है। कल
अचर संख्या की टॉपिक बात करेंगे और ऐसे कोई क्वेश्चन और बताएंगे कि किसी चर का जब किसी चर के साथ में होता तब उसका अवकलन करते हैं तब जीरो नहीं होता। इसके बारे में भी कल भी चर्चा करेंगे हम। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।